हेलो एवरीवन। आप सब ने देखा होगा कि कई स्टूडेंट बार बार प्री मेंस इंटरव्यू देते हैं और फिर भी वो हर बार मेंस को क्रैक कर लेते हैं, या फिर ऐसे सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं जो ट्रेनिंग के टाइम भी एग्ज़ाम को क्रैक कर लेते हैं, अपना रैंक इम्प्रूव कर लेते हैं। तो इसका क्या सीक्रेट है, कैसे ये बार बार मैनेज कर लेते हैं, इतना बड़ा सिलेबस को मैनेज कर लेते हैं टाइम, और इतने कम टाइम में ही अपना कंटेंट रिवाइज कर लिया, एग्ज़ाम भी दे लिया, ट्रेनिंग भी कर लिया। तो ऐसे क्या इनका पास है जो हमारे पास नहीं है, और हम बार बार बैक टू बैक मेंस में फ़ेल होते हैं, या फिर मेंस में कम मार्क्स होते हैं, या फिर प्री में ही फ़ेल हो जाते हैं। तो आप सब ने देखा होगा कि प्री के क्वेश्चन सॉल्व करने का अप्रोच एक होता है, ठीक है। तो सिमिलरली हमारा मेंस में भी पॉइंट जनरेशन का एक अप्रोच है। आपने देखा होगा कि टॉपर्स बोलते हैं कि वो मेंस के टाइम में 7 to 8 टाइम रिवाइज कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनको पॉइंट्स पूरे याद रहते हैं और बहुत फास्ट फास्ट आंसर लिखते हैं, ठीक है। तो आज मेनली हम इसी बारे में बात करेंगे कि आप फास्ट पॉइंट कैसे जनरेट करेंगे और शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएंगे, जिससे आपका रिवीजन 7 to 8 टाइम मेंस के टाइम में हो सके। बट आपको ये भी याद रखना है कि मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, मैक्स टू मैक्स जितना कर सके आप उतना करें। अभी प्री का टाइम है तो आप आंसर राइटिंग मत करिए, बट पॉइंट जनरेशन के इसको प्रैक्टिस 1 आवर डेली करिए मेरे हिसाब से। और फिर आपका जब प्री हो जाए तो उस टाइम में आप प्री के बाद मेंस टाइम में आंसर राइटिंग बहुत करें। और जो बच्चे 2025 को फोकस कर रहे हैं वो अभी से आंसर राइटिंग करें इस अप्रोच के साथ, और नोट्स अभी से बना लें। क्रिस्प नोट होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मेंस के टाइम में आपको बहुत ही इश्यूज आते हैं, ठीक है। तो आप ये भी याद रखें कि टॉपर्स जो भी हैं, जो बोलते हैं कि मैंने इस साल बस कुछ ही आंसर लिखे, आप उस पर देखिए कि इस मेंस के पहले उन्होंने कितना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लिया। 2-3 फुल टेस्ट सीरीज लगा चुका है मेंस का वो बंदा, 50-60 टेस्ट लगा लिया है, मेंस के ऑप्शनल के भी ऐसे टेस्ट लगा चुका है। तो उन्होंने एक अप्रोच डेवलप कर लिया है, उनने एक अप्रोच डेवलप की जिसमें फास्ट पॉइंट जनरेट कर लेते हैं, 7 मिनट में 9 मिनट में उनके आंसर पूरे हो जाते हैं। तो ये सब क्या सीक्रेट है, तो वही हम आज सीखेंगे फास्ट जनरेशन पॉइंट में। तो फास्ट जनरेशन पॉइंट में मेनली हमारा ये है कि ऐसी 7-8-10 मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप फास्ट जनरेट कर लेंगे पॉइंट। तो वही आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। हाल ही में 31 जनवरी के एक आर्टिकल था इंडियन एक्सप्रेस में इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड। तो हम आज इसमें देखेंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इसका वे फॉरवर्ड है। तो जो मैं आपको पहली स्लाइड ये दिखा रहा हूँ, तो इसमें ये किसी एक कोचिंग का मटेरियल है। मेरा यहाँ पर्पज़ किसी कोचिंग को डिफेम करना नहीं है, बट हम एक अप्रोच सीख रहे हैं। तो बट एज ए एग्ज़ाम्पल मैंने लिया है कि जो आपके पास मटेरियल्स होते हैं, कोई भी मटेरियल्स आपके पास है, तो उस मटेरियल में इशू ये होता है कि जो मटेरियल है वो स्कैटर्ड है, एक पैटर्न में नहीं है जिससे आपको फास्ट रिवाइज कर सकूँ, या फिर आप देखते हैं उसको आपके दिमाग में वो फॉर्मेट बैठ जाए कि हाँ बस ऐसा फॉर्मेट है, बस पॉइंट देखा बात ख़त्म हो गई, रिवाइज हो गया 10 मिनट में। आपको इसमें पॉइंट टू पॉइंट देखना पड़ेगा। जैसे कि हम देखते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या है इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी में, इलेक्ट्रिक व्हीकल में। तो मेनली प्रॉब्लम्स का देखेंगे, चार्जिंग नेटवर्क नहीं है, या फिर है तो कुछ ही मेट्रो सिटीज़ में है, बहुत ही लेस है, वो भी डेंसिटी बहुत कम है। फिर जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो भी कोल फायर्ड थर्मल प्लांट से है, तो इमिशन का कुछ टारगेट इनडायरेक्टली पूरा ही नहीं हो पा रहा है, इमिशन तो हो ही रहा है अभी फॉसिल फ्यूल से। फिर हमारे जो बैटरी बनने में जो लिथियम आयन यूज़ होता है वो मेनली इम्पोर्ट करते हैं लिथियम, चाइना, अर्जेंटीना, बोल्विया या फिर चीन से करते हैं जो भी हम। इसके बाद जो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल ज़्यादा है, कंज्यूमर का अवेयरनेस नहीं, इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है वो कभी भी लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है। फिर अदर चैलेंज है, जैसे स्किल्ड वर्कर नहीं है, टेक्नीशियन नहीं है, ठीक है। अभी डिमांड इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा है दूसरे काम के लिए, से गांव गांव में हम इलेक्ट्रिसिटी बढ़ा रहे हैं। फिर जैसे कि आप इसी प्रकार देखिए वे फॉरवर्ड में, तो वे फॉरवर्ड में स्कैटर्ड है कि कोलैबोरेट करना है प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर को, चार्जिंग नेटवर्क बढ़ाना है, R&D बढ़ाना है, कुछ भी है। फिर दूसरा है कि कैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे चार्जिंग का। फिर कॉम्प्रिहेंसिव अवेयरनेस प्रोग्राम लॉन्च करना है, R&D का एफर्ट बढ़ाना है, अल्टरनेटिव को कुछ लाना है, बैटरी स्वैपिंग लाना है। बट इसमें देखिए स्कैटर्ड है, मटेरियल है नहीं कहता, सफिशिएंट मटेरियल है आपके एग्ज़ाम के लिए, बट थोड़ा सा स्कैटर्ड है। आपको एक अप्रोच होनी चाहिए आपके पास जिससे आपको फास्ट रिवाइज कर सको और आपको मेंस में ज़्यादा टाइम ना देना पड़े नोट्स बनाने में, ठीक है। तो हम यही आज इस देखेंगे, एजेंडा हमारा यही है कि कैसे करेंगे। तो पहले हम इलेक्ट्रिक व्हीकल के चैलेंज से स्टार्ट करते हैं। तो हमने
ऐसे मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि आपके ऐसे 10-12 अप्रोच है जो अब मैं आपको सिखाऊंगा धीरे धीरे। तो आज मैंने एक सिंपल से एक अप्रोच लिया हुआ लाइफ साइकिल अप्रोच, क्योंकि ये बहुत बार जगह यूज होता है लाइफ साइकिल अप्रोच। तो आज मैं इसको अप्लाई करूँगा आपको चैलेंजेस में, फिर इसका प्रॉफिट क्या है, इम्पोर्टेंस में जो भी है, एडवांटेज में, फिर वे फॉरवर्ड में भी अप्रोच का मैं लगाऊंगा। बट इसके अलावा एक अप्रोच मैंने और यहाँ पास लिखा हुआ है डिमांड सप्लाई अप्रोच, जो हम सीखेंगे अभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि लाइफ साइकिल अप्रोच है क्या बेसिकली। तो इसमें क्या है कि हम लाइफ साइकिल अप्रोच मतलब ये होता है कि एक कोई भी प्रोडक्ट आपका बना है तो उसका स्टार्टिंग से एंड तक, जैसे बन रहा है प्रोडक्ट या फिर यूज हो रहा है, फिर इसका जब इसका लाइफ ख़त्म हो गया, तो इस फेज़ में क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, मेनली वही हम डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो व्हीकल एक क्या है, न्यू टेक बेस्ड प्रोडक्ट है। आपको याद रखना, काफ़ी आगे भी आपको हेल्प होगी। तो एक ही प्रोडक्ट है, तो इसका कुछ बनेगा, फिर सेल होगा, ऑपरेशन होगा, फिर ख़त्म हो जाएगा, लाइफ ख़त्म हो जाएगी। तो वही हम आज देखेंगे। तो हम स्टार्ट इसका देखिए 4 फेज़ मैंने डिवाइड किया हुआ है लाइफ साइकिल में। मैन्युफैक्चरिंग है, फिर सेल्स होगा, फिर गाड़ी चलने के टाइम में क्या क्या इशू आ रहा है, और जब लाइफ इसका एंड हो जाएगा उसमें क्या इश्यूज़ हैं। तो आप खुद को अपने जगह रखिए, इसकी जगह मैन्युफैक्चरर की जगह, मैन्युफैक्चरिंग में आपको क्या क्या हेल्प चाहिए होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग में मेनली 2 स्टेक होल्डर है अपने, गवर्नमेंट है, एक इंडस्ट्रीज़ है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करती है। तो कैसे सपोर्ट करती है देखते हैं। कि पहला है पॉलिसी है, लॉ है, इससे सपोर्ट करती है कि इंडस्ट्रीज़ को। तो अभी बेसिक चैलेंजेस हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या है कि हमारा कोई होलिस्टिक एक कोलैबोरेटिव पॉलिसी भी नहीं है। जितने भी स्कीम आ रही है, जो भी स्टेप आ रहे हैं, तो आइसोलेटेड है। जैसे कभी आपने जीएसटी रिड्यूस कर दिया, कभी कोई स्कीम ला ली, कभी कुछ टैक्स ब्रेक दे दिया, बट कोई कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं है, या फिर बस अलग अलग एफर्ट चल रहा है। इसीलिए हमारा लैक ऑफ एक प्रॉपर इकोसिस्टम नहीं है। ठीक है ना, इसीलिए कोई इसको कहते हैं कंक्रीट एक्शन प्लान नहीं है गवर्नमेंट के पास। ठीक है, तो आपका एक ये पॉइंट हो गया। दूसरा क्या, इंसेंटिव। हालांकि गवर्नमेंट अब इंसेंटिव दे रही है, ऐसा नहीं है। जीएसटी 12% से 5% इन्होंने रिड्यूस कर दिया है, बट और सारे हमको टैक्स सब्सिडी देने की ज़रूरत है। जैसे कि आपको जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को लैंड रिबेट दे सकती है, उसमें लैंड का कॉस्ट रिड्यूस कर सकती है। तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि इंसेंटिव देना, जिससे प्रमोट कर सकें हम, कि मैन्युफैक्चरिंग कैसे हम प्रमोट करेंगे। ये बेसिकली आपको यही सोचना है। इंसेंटिव पॉइंट का ही मतलब है कैसे हम प्रमोट करें मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में। तो सब्सिडी देनी होगी, टैक्स रिबेट देना होगा। तो इस पॉइंट में आपको यही सोचना है कैसे हम इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज करें कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वो लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रोडक्शन हमारे इंडिया के अंदर हो। हम कारें इंपोर्ट ना करें, फिर जो इसके पार्ट्स हैं वो इंपोर्ट हम ना करें, इंडिया में ही इसका प्रोडक्शन हो। ठीक है, तो हमको इसमें गवर्नमेंट को हेल्प करनी ही पड़ेगी, तभी जाके हम कोई नया प्रोडक्ट या फिर नया टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर पाएंगे। ठीक है, फिर तीसरा है कि गवर्नमेंट क्या कोलैबोरेशन करे। अभी क्या है, कोलैबोरेशन काफ़ी लो है इंडस्ट्रीज़ के साथ, गवर्नमेंट का कोलैबोरेशन लो है, जिसकी वजह से R&D हमारा काफ़ी लो चल रहा है। ठीक है, फिर ग्लोबल लीडर से हमारा कोलैबोरेशन लो है। हमको और इसको इंक्रीज़ करना है, जिससे हम नया टेक्नोलॉजी सीख सके, जिससे हमारा कॉस्ट रिडक्शन हो सके। ठीक है, या फिर जो भी स्किल कर सके, स्किल इम्प्रूवमेंट कर सके अपने जो भी पीपल्स हैं, साइंटिस्ट का, टेक्नीशियन का। ठीक है, तो 3 पॉइंट आपको इससे मेनली याद रखना है कि पॉलिसी चैलेंज गवर्नमेंट के साइड से, गवर्नमेंट ने सपोर्ट कर दिए। 3 पॉइंट में को सोचना है, पॉलिसी, इंसेंटिव और कोलैबोरेशन। ठीक है, और फिर एक कॉमन पॉइंट है R&D है। तो इसमें हमारा लो R&D क्यों है, क्योंकि इंडस्ट्री और गवर्नमेंट का कोलैबोरेशन नहीं है साथ साथ में। जैसे कि हमारा अब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है बैटरी का। तो अभी भी हम देखेंगे कि जो बैटरी का डिज़ाइन है वो काफ़ी अभी लो स्टेज पे है, अभी उतना अच्छा नहीं बन पाया है। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए अभी R&D में काफ़ी पैसा खर्च करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को के पास इतना पैसा नहीं है, फिर इंडस्ट्रीज़ के पास भी इतना पैसा, फिर टाइम नहीं है। तो दोनों को एक साथ आके R&D पे काम करना चाहिए। ठीक है ना, वे फॉरवर्ड में हम यूज़ करेंगे, बट अभी का प्रॉब्लम की इशू क्या है कि लो R&D है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे स्टेक होल्डर इंडस्ट्री का। तो इंडस्ट्रीज़ का क्या इशू आ रहा है कि अभी मैन्युफैक्चरिंग लो लेवल है इंडिया पे। तो हम देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या चीज़ लगती है जिसकी वजह से हमारा लो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में है। तो सबसे पहला इनपुट्स लगता है। कोई भी आप चीज़ बनाएंगे या फिर बेसिक ही आप कुछ भी बनाएंगे, उसमें इनपुट कुछ लगता है ना। तो ऐसे इसमें
हमारा सबसे इम्पोर्टेंट इनपुट है कि लिथियम आयन बैटरी या फिर कुछ इक्विपमेंट है जिसका डिज़ाइन अभी हमारे पास इंडिया में नहीं है। लिथियम आयन रिसोर्स हमारे पास कम है इंडिया में, तो हम क्या इम्पोर्ट डिपेंडेंट ज़्यादा है। सब प्रोडक्ट हमारा चाइना, चीन या फिर अर्जेंटीना से आता है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आता है कि सप्लाई चेन इशू है हमारे इसमें। जैसे कोविड आ गया, अब लॉकडाउन ही हो गया, तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग बंद हो जाएगा क्योंकि हमारे पास ये आ ही नहीं रहा है या फिर कॉस्ट ज़्यादा है। तो हमारा एक इस पे ये इनपुट पे इशू ये है। फिर दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर पे जाएंगे आप, तो हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हमारा कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ही नहीं है हमारे पास अभी ज़्यादा, 2-4 जगह ही प्लांट हैं, तो प्लांट नहीं है। फिर सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएंगे तो स्किल्ड पर्सन किसमें देखेंगे, तो साइंटिस्ट चाहिए डिज़ाइन के लिए जो भी है। फिर टेक्नीशियन चाहिए, कुछ प्रॉब्लम आ गई है उसको हैंडल करने के लिए, हमारे पास टेक्नीशियन ही नहीं है अभी, तो इसको हमको पर्सन को स्किल करने की ज़्यादा ज़रूरत है अभी, इसी वजह से हमारा मैन्युफैक्चरिंग कम चल रहा है अभी। फिर तीसरा इशू है फंडिंग का। देखिए अभी इंडस्ट्रीज़ के पास पैसा कम है, फंडिंग कम है। इसके 2 रीज़न हैं, कोविड था, सेल्स कम हो पाया तो उनका प्रॉफिट ही नहीं है, तो पैसा ही नहीं है। फिर दूसरा रीज़न है भारत स्टेज 6 में इनको मूव ऑन करना है, उसके लिए इनको टेक्नोलॉजी चाहिए, तो R&D इनमें इनका पैसा खर्च हो रहा है, बस पैसा कम है। एक तीसरा रीज़न हो गया ये, जिसकी वजह से हमारा मैन्युफैक्चरिंग कम है। ठीक है ना। तो मैन्युफैक्चरिंग में हमने 2 स्टेक होल्डर्स का देख लिया क्या क्या इश्यूज़ है उनके साइड से, गवर्नमेंट और इंडस्ट्रीज़। अब हमारा दूसरा फेज़ है सेल्स। अब सेल्स में मेनली हमारे फोकस होता है कंज्यूमर, तो कंज्यूमर हम ही हैं। हमारा लो एक्सेप्टेंस क्यों है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, ये देखेंगे इस स्टेज पे हम। तो पहला सबसे बड़ा इशू है अवेयरनेस ही नहीं है लोगों के पास, इसका क्या क्या बेनिफिट है, कि क्या ज़्यादा स्पीड है, क्या माइलेज ज़्यादा है, इमिशन कम करता है, लो कॉस्ट है, हाई कॉस्ट है, इसका कोई अवेयरनेस ही नहीं है पीपल्स के पास। फिर दूसरा एक रीज़न है प्रेफरेंस, अभी भी क्या है लोगों का प्रेफरेंस है डीजल और पेट्रोल पे, इसका इनडायरेक्ट रीज़न अवेयरनेस ही है एक साइड से। तीसरा रीज़न हाई कॉस्ट, कॉस्ट हमारा ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल का एज़ कम्पेयर टू IC इंजन व्हीकल्स में 2 से 2.5 गुना ज़्यादा कॉस्ट है, तो ये कंज्यूमर साइड से इशू फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल का परचेज ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तीसरा रीज़न है ऑपरेशन, तीसरा इस फेज़ है ऑपरेशन, जब गाड़ी बन गई खरीद लिया बट उसका रनिंग के टाइम में क्या क्या इश्यूज़ आ रहा है। तो पहला मेजर इशू है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, या फिर है भी तो बहुत कम है। मेट्रो सिटीज़ में है तो किसी किसी जगह पे है, आपके घर के में भी आपको चार्ज करने का ऑप्शंस बहुत लेस है। ठीक है। तो एक चार्जिंग है लिमिटेड है कुछ मेट्रो सिटीज़ में, और में इसका एक और पॉइंट है चार्जिंग टाइम में 1 से 8 घंटा लगता है। आपको अगर IC व्हीकल को आपको रिचार्ज करना है तो बस आप पेट्रोल पंप में गए, 5 से 10 मिनट में आपका गाड़ी रिफ्यूल हो गया, 5 से 10 मिनट में सॉरी। तो इसमें कम टाइम लग रहा है, इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, पूरी रात में चार्ज में लगाना पड़ रहा है, तब आप 200 किलोमीटर का यूज़ कर पा रहे हैं। तो वही दूसरा रीज़न है लो रेंज, एक बार चार्ज करने पर आप 150 से 200 किलोमीटर ही जा पा रहे हो। कहीं लॉन्ग ट्रैवल करना है तो आपको उसमें इशू है क्योंकि बीच में आपको कहीं चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। फिर तीसरा ऑपरेशन में देखेंगे लोअर स्पीड है, IC इंजन कंपेयर में इसका स्पीड थोड़ा सा कम है ही। फिर चौथा इशू है इनपुट में, इसमें चलते समय जैसे कि IC में आपको डीजल पेट्रोल चाहिए, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो मेजर इशू ये सबसे बड़ा है कि इलेक्ट्रिसिटी हमारी आ कहाँ से रही है। इसका मेन सोर्स है कोल थर्मल पावर प्लांट से आ रहा है ये। तो जो हमारा टारगेट है कि हमको इमिशन कम करना है, ग्रीन हाउस गैस का इमिशन कम हो, ग्लोबल वार्मिंग को हम अपना पेरिस क्लाइमेट वाला जो भी चल रहा है एजेंडा उसको हम अचीव कर सकें, तो वो तो हम पा ही नहीं रहे हैं क्योंकि इमिशन तो हो ही रहा है फॉसिल फ्यूल का भी। एक मेजर इशू ये है। फिर दूसरा इशू इंडिया में क्या है कि जो हमारा पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी फुली डेवलप नहीं है, कि अचानक से लोड आ जाए हमारे पावर ग्रिड में तो हम इसको सही से मैनेज कर पाएँ। ठीक है। जैसे चार्ज कर रहे हैं, सुबह का टाइम 10 बजे का टाइम है, शाम का टाइम है, अचानक से सभी चार्ज करने लगे, तो उसको हैंडल करने का भी हमारे पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। एक ये मेजर इशू है। तो आपको ऑपरेशन में मेजरली 4 इशू दिखेंगे, इसके अंदर आपको 2-3 पॉइंट और मिल जाएंगे। एक है चार्जिंग, दूसरा है लो रेंज, तीसरा है लोअर स्पीड, चौथा इलेक्ट्रिसिटी। ठीक ना। और लास्ट जब है इसका लाइफ टाइम व्हीकल का ख़त्म हो जाए तो जो इसका बैटरी है लिथियम से बना है, तो इसको मैनेज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका बैटरी वेस्ट हैंडलिंग का भी कोई फ्रेमवर्क नहीं है, ठीक है ना, या फिर कोई पॉलिसी नहीं है, स्ट्रेटजी नहीं है। और सबसे बड़ा इशू है कि जो
वेस्ट हैंडलिंग हमारा इनफॉर्मल सेक्टर ही करता है। तो ये बहुत बड़ा मेजर इशू है। तो आपने देखा कि आपने जब चैलेंजेस को लाइफ साइकिल अप्रोच में डिवाइड किया 4 पॉइंट्स में, मैन्युफैक्चरिंग, सेल, ऑपरेशन, इन, तो आप देखिए कितने सारे पॉइंट आपको जनरेट हो गया। इधर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 पॉइंट आपको ईजिली एकदम आ गए माइंड में। आपको याद करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। बस आपको इसमें हो सकता है कि आपको कुछ एग्जाम्पल डाटा याद करने की ज़रूरत पड़ जाए, बट आपको पॉइंट आपको जनरेट करने में बहुत ही मिनिमम टाइम लगेगा, बहुत ही मिनिमम। बस आपको इस अप्रोच को प्रैक्टिस करनी है, कॉन्फिडेंस रखिए, अप्रोच को प्रैक्टिस करिए, आएगा, ठीक ना। अब दूसरा अप्रोच मैंने क्या रखा हुआ है, डिमांड सप्लाई अप्रोच का। तो इसमें 3 पॉइंट से आपको ध्यान रखना है। जैसे डिमांड है, सप्लाई है, बीच में रेगुलेटरी है। तो रेगुलेशन का काम गवर्नमेंट करती है, तो जिसमें गवर्नमेंट साइड से जो चैलेंज आएगा उसमें हमको वही लिखना है। डिमांड साइड में ऑपरेशन में जो क्या इशू है, कंज्यूमर साइड क्या इशू फेस करा है, वो हमको इसमें लिखना है, जो कि मैं यहाँ डिस्कस कर चुका हूँ। आपको वही पॉइंट यहाँ लिखने हैं। फिर सप्लाई साइड में जो मैन्युफैक्चरिंग साइड में इशू आ रहा है वही आपको लिखने हैं यहाँ पास। तो ये भी एक तरीका है सोचने का, तो आप इसको भी अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। अप्लाई करिए क्वेश्चन में, आपको ज़्यादा प्रैक्टिस हो पाएगी। फिर लाइफ साइकिल अप्रोच का एडवांटेज या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज़ कर सकते हैं। मैंने नहीं बताया है यहाँ, आपको इसमें प्रैक्टिस करना है। अगर आपसे नहीं हो पाता है तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, हम इसको बताएंगे इसको भी, ठीक है। और एक दूसरा अप्रोच में बनाया है कि आपको एक हिंट दिया है कि कोई न्यू टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट आता है तो उसका एडवांटेज कैसे लिखें। एक तरीका है कि जो पुराने प्रोडक्ट में आपको प्रॉब्लम है उसको आप प्रॉब्लम लिखिए, फिर उसी को आपका एडवांटेज में कन्वर्ट कर दीजिए, फिर डायरेक्ट आप एडवांटेज लिख लीजिए। इससे भी आपको 8-10 पॉइंट आराम से जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए हम मूव करते हैं वे फॉरवर्ड में। तो वे फॉरवर्ड में मैं सेम ही अप्रोच लगाऊंगा, लाइफ साइकिल अप्रोच लगाऊंगा, बट इसके बाद भी मैंने 2 एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पास लिखे हैं जो कि लाइफ साइकिल अप्रोच से थोड़ा हटके है, जो आपको बहुत ही थिंकिंग अप्रोच से आएगी। अब बस बहुत मतलब टफ नहीं है, बहुत ईजी। आप सोचिए, आपने खुद ही कोई प्रोडक्ट बनाया, कोई न्यू टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट है, तो आप उसको प्रमोट करना है तो उसके लिए आप क्या क्या करेंगे, खुद सोचिए आप। तो आदमी किसी चीज़ को प्रमोट करना है तो पहले इसका अवेयरनेस हम बढ़ाएंगे, उसका कैंपेन लाएंगे, उसका जो मिसकंसेप्शन उसको दूर करेंगे, ठीक है ना। और हम ये भी देखेंगे कोई न्यू प्रोडक्ट है तो हम उसको, जहाँ पर उतनी कैपेसिटी नहीं है हमारे कंट्री में, तो उसको हम क्या करेंगे, धीरे धीरे बट कंसिस्टेंट एफर्ट डालते जाएंगे, जिससे इसका प्रोडक्शन यूज़ या फिर प्रोडक्शन है यूज़ है उसको हर जगह हो सके। तो हम क्या करेंगे इसमें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रोडक्शन हम हर जगह छोटे छोटे, जैसे हर शहर में, या फिर हर शहर तो नहीं कर सकते हैं बट हर स्टेट में आपको जो जहाँ भी मैन्युफैक्चरिंग आप लगा सके वहाँ लगाइए, धीरे 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 धीरे, ठीक ना। इसके लिए हम प्रोग्राम लॉन्च कर सकते हैं, जैसे कि फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम गवर्नमेंट लॉन्च कर सकती है, ठीक है। और दूसरा इसमें अप्रोच क्या है कि अब कोई न्यू टेक्नोलॉजी है तो ऐसा नहीं कि उसमें कुछ इश्यूज़ नहीं होंगे, उसमें कुछ ना कुछ चैलेंजेस आएंगे, कुछ इश्यूज़ आएंगे। तो अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो मुझे दिख रहा है तो इशू मेन है कि इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारा इसका इनपुट एक चलाते समय इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है, तो इलेक्ट्रिसिटी ये आ कहाँ से रही है, ठीक है। तो अभी हमारे इंडिया में 60% इलेक्ट्रिसिटी कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट से ही आ रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको डील कैसे करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल तो हमको यूज़ करना ही है, तो इसको हम इसका अल्टरनेटिव ढूंढेंगे। जैसे कि हम देखते हैं पॉलीथीन कितना बड़ा हमको चैलेंज हो गया इस समय, इसका हम अल्टरनेटिव सोचते हैं कि भाई इसके चैलेंज को कैसे दूर करें। तो सेम ही ऐसे ही हमारे बहुत सारे अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स भी हैं, जैसे फ्लेक्स फ्यूल पे चलाएं, हाइब्रिड फ्यूल जिसे कहते हैं, बायोफ्यूल बेस्ड व्हीकल्स लाएं, हाइड्रोजन बेस्ड व्हीकल्स लाएं, जैसे गवर्नमेंट ला भी रही है, इसमें R&D में पैसा खर्च कर रही है, स्कीम्स ला ली है, ठीक है। तो हमको इस लाइफ साइकिल का अप्रोच के अलावा 2 पॉइंट ये भी लिखने हैं, ठीक है। 2 पॉइंट आपके यही हो गया। और फिर अब लाइफ साइकिल अप्रोच में हम लगाएंगे कि जो हमने जो चैलेंजेस में देखे हैं, ज़्यादातर सोल्यूशन पे वही बातें करेंगे हम, बट थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, इससे आपको अच्छी प्रैक्टिस हो सके, ठीक है। तो अब देखते हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग में जैसे मैंने डिस्कस किया है कि 2 मेजर स्टेक होल्डर जैसे कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर, मतलब इंडस्ट्रीज़ जो भी है। तो अब ये क्या करें, दोनों मिलके कोलैबोरेशन करें। मेनली ये कोलैबोरेट क्या करें, 2 चीज़ के लिए मेनली R&D इलेक्ट्रिक व्हीकल पे इंक्रीज़ करें, पैसा इंक्रीज़ करें, अपना स्किल्ड मैन पावर दें, इस पर ये ज़्यादा काम करें, ठीक है। दूसरा क्या है कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन करें। अब गवर्नमेंट के पास उतना पैसा नहीं है या फिर प्राइवेट सेक्टर के पास उतना पैसा नहीं है कि हर जगह ये चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगा सकें,
तो दोनों लोग को साथ में आना चाहिए और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपैंड करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा सिटीज़ में एक्सपैंड करें, टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में आप इसको एक्सपैंड करें, जिससे लोग को हेल्प मिले कि घर में चार्जिंग कर सकें या फिर इजी चार्जिंग हो सके। तो इसमें कोलैबोरेट करें। फिर अब गवर्नमेंट साइड से क्या कर सकते हैं कि गवर्नमेंट कुछ ऐसी पॉलिसी लाए जिससे इनकी जितनी स्कीम चल रही है या फिर प्रोग्राम चल रहे हैं, इसको एक कोऑर्डिनेट कर पाएँ, एक ही साथ लाए, होलिस्टिक हो सके, कोहेरेंट रहे। इसके लिए क्या ला सकते हैं, नेशनल पॉलिसी ऑन फ्रेमवर्क ऑफ ईवीज़, या फिर एक फ्रेमवर्क लाएँ इलेक्ट्रिक व्हीकल, मतलब बैटरी को रीयूज़ करना है या फिर चेंज करना है, डिज़ाइन करना है, उससे पे एक नेशनल पॉलिसी गवर्नमेंट ला सकती है। ठीक है। या फिर ऐसा कोई लॉ लाए कि जो ओल्ड व्हीकल हैं उनका एक इको स्कोर है, तो जितना इको स्कोर हो जाएगा उस ओल्ड व्हीकल को, आईसी व्हीकल को आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, आप उसको सेल करना पड़ेगा, जिससे आप वो लोग नए इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज़ करें, आप उसमें रिबेट भी कुछ दे दें। ऐसा कुछ गवर्नमेंट लॉ भी ला सकती है कि ये गाड़ी 15 साल की हो गई है, 20 साल की हो गई, इसका पॉल्यूशन लेवल इतना है, तो आप उस व्हीकल को यूज़ नहीं कर सकते हैं, आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल ही यूज़ करना है। अब धीरे धीरे फेज मैनर में गवर्नमेंट लॉ ला सकती है। ठीक है। अब दूसरा हमारा मेजर स्टेक होल्डर क्या है, प्राइवेट, मतलब इंडस्ट्रीज़। तो इंडस्ट्रीज़ में अब क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग हमारी लो है, तो अब इसको हमको मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में इसकी इंक्रीज़ कर देती हैं। ठीक है। तो अब इसमें क्या करे गवर्नमेंट, इंडस्ट्रीज़ को कैसे हेल्प करे, टैक्स ब्रेक दे पहला, तो जैसे लैंड देना है, लैंड एक्विजिशन करके दे, या फिर लैंड का कॉस्ट कम हो। ठीक है ना। एक्सपोर्ट जो होती है हमारा कार्स, ईवी व्हीकल से एक्सपोर्ट करें हम साउथ अफ्रीका में या फिर अफ्रीका में जो भी कंट्रीज में कर रहे हैं, तो इनको हम टैक्स रिबेट दें। ठीक है ना, जिससे इनका प्रॉफिट रेशियो बढ़ सके और ये सेल्स हमारी इंक्रीज़ हो। और फिर तीसरा क्या कर सकती है कि जो इंपोर्ट ड्यूटी से इक्विपमेंट कुछ ले रहे हैं या फिर लिथियम आयन बैटरीज ही हम मंगा रहे हैं या फिर लिथियम ही परचेज कर रहे हैं दूसरी कंट्रीज से, तो इसमें हमको टैक्स रिड्यूस कर दे, इसमें इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दे, तो उसको कॉस्ट हमारा कम हो। ठीक है। फिर इसी टाइप से गवर्नमेंट एफर्ट ले भी रही है, जैसे कि फेम स्कीम है, पीएलआई स्कीम है। तो आप जब ये पॉइंट लिखें तो आपके पास जब आंसर में स्कीम लिखने को ना पूछे कि गवर्नमेंट क्या क्या एफर्ट लिया, तो आप इन्हीं पॉइंट के साथ इस स्कीम का मेंशन कर सकते हैं, तो आपको एक एक्स्ट्रा एज मिलेगा आंसर्स में कि पॉइंट्स तो हम बता रहे हैं बट गवर्नमेंट का उसमें एफर्ट्स भी साथ साथ लिख रहे हैं। ठीक है। और फिर क्या क्या प्राइवेट सेक्टर क्या करे, जो उनके पास पीपल हैं उनको स्किल करे, ट्रेनिंग दे, टेक्नीशियन को ट्रेनिंग दो कैसे डिज़ाइन करना है, फिर क्या क्या इश्यूज़ आ रहा है उसको हम कैसे हैंडल करेंगे, इसका ट्रेनिंग देना भी बहुत ज़रूरी है सर्विस के लिए। ठीक है। फिर अब दूसरा स्टेज हमारा सेल्स। तो हमारा सेल्स कैसे बढ़ेगा, सबसे इम्पॉर्टेंट अवेयरनेस, लोगों के अंदर अवेयरनेस इंक्रीज़ करनी पड़ेगी कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल का क्या क्या इंपॉर्टेंस है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो गवर्नमेंट एफर्ट ले रही है, जैसे कि गवर्नमेंट ने ई अमृत पोर्टल चालू किया है, इसके थ्रू गवर्नमेंट बता रही है कि इसका इलेक्ट्रिक व्हीकल का रनिंग कॉस्ट लो है काफ़ी आईसी इंजन के कंपेयर में, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम है क्योंकि इसमें मूविंग पार्ट्स कम है, तो वीआर एंड टीयर कम होगा, तो इसका लो मेंटेनेंस कॉस्ट है, टैक्स बेनिफिट दे रही है गवर्नमेंट। फिर नॉइज़ पॉल्यूशंस भी नहीं है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, जिससे पॉल्यूशंस भी रिड्यूस हो रहा है। तो ये सारे अवेयरनेस कैंपेन गवर्नमेंट ला रही है, तो आपको ये लिखना है। फिर गवर्नमेंट एफर्ट्स भी कर रही है कि अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट से दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल बसेस चल रही हैं, तो एक गवर्नमेंट प्रमोट भी कर रहा है, लोगों को दिखा रहा है कि हम भी यूज़ कर रहे हैं, आप भी यूज़ करिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल में कोई इश्यूज़ नहीं है। ठीक है। और अब दूसरा क्या है, सेल्स कैसे बढ़ाएंगे, अवेयरनेस तो फैलाना है बट इंसेंटिव भी देना है कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लोगे तो हमको टैक्स में आपको इतना % रिड्यूस कर देंगे, फिर कॉस्ट रिड्यूस कर देंगे। जीएसटी प्रोडक्ट्स में कम करना, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कर ही दिया, 5% कर दिया है। परचेज सब्सिडी देंगे कि आप ओल्ड व्हीकल लाइए आईसीई बेस्ड, हम नए के साथ रिप्लेस कर देंगे या फिर आपको कुछ सब्सिडी दे देंगे, तो ऐसा कुछ गवर्नमेंट ला सकती है। ठीक है। अब तीसरा स्टेज क्या है, ऑपरेशन, गाड़ी चल रही है उस समय क्या है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है, पहला तो मैंने यहाँ डिस्कस कर ही लिया है। फिर आप इसमें एक ये भी कर सकते हैं बैटरी स्वैपिंग, कि मतलब निकाली बैटरी और दूसरी लगा दी, जिससे आपका 10 मिनट में, आपको 5 से 10 मिनट में भी काम हो गया ख़त्म, फास्ट रिफ्यूल हो गया।
भी गवर्नमेंट इसमें R&D कर सकती है, कई जगह अपने आप लगा सकते हैं इसको, धीरे धीरे काम कर रही है गवर्नमेंट, और थोड़ा सा करना चाहिए। फिर तीसरा है कि इलेक्ट्रिसिटी में अब हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी मेजरली हमको रिन्यूएबल एनर्जी बेस करना है, तो उसको सोलर एनर्जी को इंक्रीज़ करना है। फिर दूसरा जो कोल बेस्ड का है उसका स्मार्ट ग्रिड यूज़ करना है, जिससे जब हाई डिमांड हो तो उसको हम अच्छे से मैनेज कर सकें। या फिर रिन्यूएबल एनर्जी आ रहा, विंड एनर्जी से आ रहा, उसको हम दूसरे ग्रिड से कनेक्ट कर सकें, ठीक है। और अब एंड में है कि आपको बैटरी वेस्ट को अच्छे से मैनेज करना है। तो हमने आज ये देख लिया, इलेक्ट्रिक व्हीकल को लाइफ साइकिल अप्रोच से देख लिया, डिमांड सप्लाई बेस से भी देख लिया। तो आप देखें कि लेस टाइम में कितने सारे पॉइंट्स हमने जनरेट कर लिए, 10-10, 15-15 पॉइंट हमने हर स्टेज पे जनरेट कर लिया। तो आपका 15 मार्कर भी आता है, तो उसमें आप आराम से 300 वर्ड, आराम से 250-300 वर्ड लिख सकते हो। बस आपको कुछ उसमें डाटा एग्जाम्पल करना है। तो आप जब A4 शीट में नोट्स बनाओगे, तो जो मैंने अभी 3 पेज में दिख रहा मेरे, तो आपको उस एक पेज में ही आ जाएगा, एक पेज में आपका नोट्स ये पूरा बन जाएगा, आपको 3-4 पेज का वेस्ट नहीं होगा कि आपको बहुत लेंदी या फिर बल्कि नोट्स बन रहे हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारा आज का दूसरा टॉपिक है। आज मैंने दूसरा टॉपिक बहुत छोटा सा टॉपिक लिया है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का बस एक छोटा सा पॉइंट लिया है। अभी रिसेंटली RBI की एक रिपोर्ट आई है PRIs पे कि इनका फिजिकल पोजीशंस क्या है, तो मैंने बस एक पॉइंट लिया। अभी हमारी टीम ने एक माइंड मैप बनाया हुआ था इस पर कि कैसे हम PRIs का फिजिकल पोजीशन इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। तो इस अब देखिए हमने जो एडिटोरियल बेस हमने बनाया था, तो इसमें भी वैसे स्कैटर्ड ही पॉइंट हैं, कोई एक अप्रोच टाइप से नहीं बना हुआ है। तो इसमें क्या क्या पॉइंट्स थे कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल इम्प्रूव करेंगे, कि जो वहाँ के ऑफिसर हैं वो अपना जो उनके पास फंड है उसको अच्छे से प्लान कर सके, यूज़ कर सके। दूसरा है कि हम ये अपना रेवेन्यू जनरेट करें, इसको हम और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी देंगे PRIs को, जिससे अपना रेवेन्यू जनरेट कर पाएँ। दूसरा है कि हम डिसेंट्रलाइजेशन प्रमोट करेंगे। तीसरा, चौथा पॉइंट क्या है कि हम जो ग्लोबल मॉडल्स हैं उनसे कुछ सीखेंगे, जिससे हमारा फिजिकल पोजीशन इंप्रूव हो सके इन PRIs का, जैसे फिनलैंड का है, स्विट्ज़रलैंड का है। लास्ट पॉइंट है कि 243 आर्टिकल को हम स्पिरिट में पूरा इम्प्लीमेंट करेंगे, फाइनेंस कमीशन जो भी शेयरिंग बोल रहा है उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट 5 पॉइंट हैं। तो अब देखिए इसमें अब क्रैम करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा दिमाग में जोर देना पड़ेगा कि याद हो रहा नहीं हो रहा, स्ट्रेस होगा आपको। बट हम एक छोटा सा अप्रोच लेके आए हैं जिससे आपको बहुत ही ईजिली पॉइंट जनरेट हो जाएगा, कि यह 7-8 पॉइंट, आपको 5-6 पॉइंट बहुत जल्दी आप जनरेट कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें हमने 2 सेक्शन लिया है कि PRI के फंड को कैसे इंक्रीज़ करेंगे। तो इसको आपको क्या रखना है, आपको ऐसे सोचना है कि आपको इन पर्सन खुद को रखिए या फिर आपको कोई बॉडी को रखिए यहाँ पास, कि मैं अपना खुद कैसे फंड, अपना फिजिकल पोजीशन या फिर फंड कैसे इंक्रीज कर सकूँ, कैसे इम्प्रूव कर सकूँ, ठीक है। या फिर कोई बॉडी है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो अपना फंड कैसे, अपना पैसा, फिजिकल पोजीशन कैसे इंप्रूव करे, वैसे सोचना है आपको, तो ठीक है। तो आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, 2 ही तरीके होगा कि आप खुद का पैसा इंक्रीज़ करें। आप कुछ पैसा है, 5 रुपये 10 रुपये है, उसको अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, फिर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप या फिर कहीं से जनरेट कर रहे हैं, उसको आप, एक तरीका ये हो गया। या फिर आपके पास कहीं और से पैसा आ रहा है, गवर्नमेंट दे रही है, आपके दोस्त दे रहे हैं, आपने लोन ले लिया, वहाँ से फंड आ रहा है आपने, या फिर आपने क्या किया, ये तो है ही है, जब पैसा आ गया तो आप क्या गए सीखेंगे कि हम इसको पैसे को कैसे यूज़ करेंगे, या फिर दूसरे से हम सीख सकते हैं। जैसे कि हमारी एक छोटी कंपनी है, हम उसको बड़ी कंपनी से कैसे सीखेंगे, क्या टीचर्स कैसे पैसे यार ला रही है या फिर पैसे को कैसे मैनेज कर रही है, तो हम उस लर्निंग को भी सीखेंगे। ग्लोबल मॉडल्स क्या है, उसकी बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, वहाँ से भी सीखेंगे। फिर क्या है कि गवर्नमेंट हमारी बीच बीच में कमीशंस कमेटी बैठाती रहती है, तो उसने क्या सजेशंस दिए हैं वो भी हमको सीखना है, वो भी हम पॉइंट जनरेट कर सकते हैं। तो मेनली हम 3-4 सेक्शन ले लिया है, यहीं से हम पॉइंट जनरेट करेंगे। तो पहला हेड हम लेते हैं कि कैसे हम अपने फ़ंड को इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए पहले चलता है कि हमारे पास फ़ंड पहले से है, तो पैसा तो जैसे पॉकेट मनी सबको मिलती है, या फिर सबके पास कुछ ट्रेजरी में, बजट में कुछ पैसा होता है, उसको मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारे पास पैसे होते हैं, हम कहीं भी खर्च कर देते हैं, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि हम उसको कैसे बेटर प्लान करें, उस फंड को कैसे मैनेज करें, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकें, या फिर उसे हम और पैसे जनरेट, रेवेन्यू जनरेट कर सकें। तो इसके लिए क्या करना है हमको, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एम्प्लॉयज़ हैं, पीपल हैं, उनका कैसे स्किल कैसे बढ़ाएं, लोकल लेवल पे उनका स्किल बढ़ाना बहुत ज़रूरी है इसमें। फिर
दूसरा है कि हम खुद और रेवेन्यूज कैसे जनरेट कर पाएँ। तो इन दोनों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हमारे पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होना चाहिए, कि आप पीआरआईज़ के पास इतने ऑटोनॉमी होनी चाहिए जिससे वो उसके फंड को प्लान कर सके, एग्जीक्यूट कर सके या फिर नया रेवेन्यू जनरेट कर सके। अभी हमारे गवर्नमेंट ने या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने इतनी पावर इनको नहीं दी है, इतनी पावर डिसेंट्रलाइज नहीं की है कि जैसे नया टैक्स लगा सकें, नई फ्यूल फ़ी लगा सकें, जैसे पार्किंग फ़ी है। तो हमको ये इम्प्रूव करना पड़ेगा जिससे टैक्स कलेक्शन हमारा इम्प्रूव हो सके, लैंड रेवेन्यू कलेक्शन अच्छा हो सके। गांव का जो लैंड का रेवेन्यू उतना कलेक्शन अभी इफ़िशिएंट नहीं है, या फिर इनडायरेक्ट ही पैसा आता है। जैसे पटवारी ही अभी गांव लेवल पे टैक्स कलेक्ट करते हैं, वो भी ज़्यादा इफ़िशिएंट नहीं है, वो भी निगलेक्ट करते हैं, 4 से 5 साल में कभी कभी कलेक्ट करते हैं, क्योंकि फ़ी बहुत कम है, 4 रुपये 5 रुपये है, तो वो हर फार्मर से या फिर गाँव में कलेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपको इस इंक्रीज ओन फंड में देखना है, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी देना है, उसके अंदर आपको देखना है कि आपको स्किल इंक्रीज करना है और कैसे आपको रेवेन्यू जनरेट करना है। ठीक है, अब हमको खुद का पैसा है या फिर जनरेट करने का सोर्स है वो तो वही, अब देखना है कि हम बाहर कहाँ से पैसा ला सकते हैं। लोन से, दोस्त से पैसा ले लिया, लोन ले लिया, फिर या फिर किसी ने हमको, घर वालों ने हेल्प कर दी, चाचा मामा ने हेल्प कर दी तो ले लिया पैसा, हमको उनको लौटाना नहीं है पैसा, या फिर लोन ले लिया, जनरेट कर लिया। ठीक है, तो क्या कि फाइनेंस कमीशन इनको डिवॉल्व करता है, स्टेट गवर्नमेंट पैसा दे दे, सही से टाइमली पैसा दे, सफिशिएंट पैसा दे। जैसे कि अब एक 14th फाइनेंस कमीशन ने क्या किया कि जो पंचायत को 3 टाइम्स फंड इंक्रीज कर दिया, डायरेक्ट ही दे रही है पंचायत को, वहाँ से रिकमेंडेशन दिया हुआ है, बट गवर्नमेंट इसको अप्लाई नहीं कर रही है। तो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को वो देना चाहिए, इससे इनका पंचायत का फंड अच्छा हो सके, फिजिकल पोजीशन अच्छा इंप्रूव हो सके। ठीक है, अब क्या है, एक दूसरा अप्रोच इसमें क्या है कि फ़ंड आप जनरेट भी करो। जैसे कि आप म्यूनिसपैलिटीज़ क्या कर रही है, म्यूनिसिपल बॉन्ड ला रही हैं, तो वो एक टाइप का लोन ही हो गया, लोन ले। तो ऐसा कुछ स्टेट गवर्नमेंट कुछ प्रोविज़न ला सकती है जिससे कि पंचायत भी अपना बॉन्ड ला सके, कुछ भी ला सके निकाले, जिससे वो सॉरी लोन अपना वो ले सके और इसको बाद में रिपे भी कर सके, इतना कैपेसिटी होना चाहिए। तो इस फ्रंट में भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। फिर तीसरा है लर्निंग, कि हम ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस से क्या सीख सकते हैं जिससे खुद का हम फंड भी इंक्रीज कर सकें, एक्सटर्नल फंड भी अरेंज कर सकें। तो फिनलैंड और स्विट्ज़रलैंड से हम कुछ कुछ आइडिया ले सकते हैं। फिर लास्ट क्या है कि जो हमारी कमीशन से कमेटी बैठती है, वो भी जो भी रिकमेंडेशंस देती हैं उससे हम सीखें, उनको अप्लाई करें। सेकंड एआरसी है, फिर जैसे मणिशंकर एआर कमेटी है पंचायती राज पे, इन्होंने कुछ बोला है कि जियो टैगिंग करना है फंड्स का। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, कैसे पॉइंट्स देखिए ना, कितना हम आसानी से, हमने कितने पॉइंट जनरेट कर लिए, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट हमने आसानी से जनरेट कर लिया, बस एक सिंपल छोटे से टॉपिक में। ऐसे ही हम पीआरआई के ओवरऑल लाएंगे, टॉपिक लाएंगे, इसमें हम आपको और भी अप्रोच सिखाएंगे। तो अब आपको क्या करना है कि इनको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, समझना है इन दोनों अप्रोच को। एक मैंने एक जर्नल, एक लाइफ साइकिल अप्रोच बताई है मैंने, और एक मैंने एक जस्ट जर्नल थिंकिंग अप्रोच बताई जो आपको खुद ही सीखना है, अपने आप को रख के वहाँ पास सोचना है। ठीक है, आपको दिमाग को ब्रेनस्टॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। तो आप इसको प्रैक्टिस कर लिए, हम और भी टॉपिक्स लाएंगे। कल मैं फिर लाइफ साइकिल बेस ही कुछ टॉपिक्स लाऊंगा, हो सकेगा तो मैं पीवाईक्यूज़ में भी अप्लाई करके दिखाऊंगा, जिससे आपको जल्दी से जल्दी आप समझ सके कि आप मेंस में कैसे इस अप्रोच को अप्लाई कर सकते हैं, आपके क्वेश्चन जल्दी से जल्दी पूरे हो सकें। आप शॉर्ट नोट्स ऐसे ही बनाइए जिससे आपको मेंस के टाइम में रिवाइज़ करने में काफ़ी हेल्प हो। नहीं तो आप मेंस के टाइम में नोट्स बनाते रह जाएंगे, याद करते रह जाएंगे, फिर आपको एंजाइटी फील होगा, स्ट्रेस में रहेंगे कि मुझे अभी ये टॉपिक नहीं याद है, ऐसा आंसर नहीं लिख पा रहा हूँ, पॉइंट जनरेट नहीं हो पा रहे हैं। तो इसको आपको प्रैक्टिस करने हैं। जो अभी 2025 में अटैम्प्ट देंगे, इसको अभी से ये 2 से 3 घंटे दें, और जो अभी 2024 में अटैम्प्ट देने वाले हैं, तो मैं बोलूँगा आप बहुत टाइम ना दें, बस 30 से 40 मिनट आप डेली इस पे दें। आपको बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा, मेंस से पहले आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको टेस्ट सीरीज में भी काफ़ी हेल्प होगा। और आपको सही सेम अप्रोच ऐसे ही आपको ऑप्शनल में भी लगाना है, तभी आपका स्ट्रेस कम होगा। तो इस अप्रोच को आप लगाते रहिए, सीखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। मैं रेगुलर वीडियोस सुबह लाता रहूँगा, डेली 1-2 टॉपिक करेंट्स के, या फिर जो भी न्यूज़ में हैं, या फिर जो आपके पीवाईक्यू आ चुके हैं, या फिर जो इम्पोर्टेंट सिलेबस में दिया हुआ है उससे मैं लाता रहूँगा। मैं
ट्राई करूँगा GS1 से GS4 तक सारा आपको कवर कराऊँ, आपकी हेल्प करूँ जितना हो सके। तो बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलते हैं कल। थैंक यू।